गुड मॉर्निंग एवरीवन। इससे पहले हमने वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के बेस पे कैसे जो कॉम्प्लेक्स है उनको एक्सप्लेन किया जाता है। आज हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेस पे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर जो 4 है उन कॉम्प्लेक्स को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है तो उसको देखेंगे। तो क्रिस्टल फील्ड जो थ्योरी है इसके बेस पे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें बॉन्डिंग का नेचर कैसे होता है, बॉन्डिंग की प्रकृति कैसी है, ठीक है, किस तरह से उसमें आबंध बनते हैं, तो उसके बारे में हम पहले जानकारी लेते हैं। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो बीबीटी पढ़ा था। तो बीबीटी में हमने जाना था, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी में हमने जाना था कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनमें जो मेटल एटम होता है और जो लिगेंड होता है, मेटल एटम और जो लिगेंड के बीच जो बॉन्ड बनते हैं वो प्योरली क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। प्योरली क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। बीबीटी में क्या था, मेटल एटम यानी हमारे पास क्या है, कोई धातु तत्व है, ठीक है, और कोई लिगेंड है। तो ये धातु तत्व और लिगेंड की भी जो बॉन्डिंग थी, ये बॉन्डिंग कैसी थी, कोवलेंट बॉन्डिंग थी। आबंधन क्या बोलते हैं इसको, सहसंयोजक। सहसंयोजक आबंध, ठीक है। क्या कहा हमने, बीबीटी के बेस पे यह एक्सप्लेन किया गया है कि मेटल एटम और जो लिगेंड है उस लिगेंड के बीच जो बॉन्डिंग है, उन लिगेंड के बीच जो आबंधन होता है वो कैसे बनता है, कोवलेंट बॉन्ड होती है, प्योरली कोवलेंट बॉन्ड होता है। लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो कहती है, सीएफटी जो कहती है, उसमें यह कहा जाता है कि जो मेटल एटम और जो लिगेंड होगा, जो सेंट्रल मेटल एटम होगा, ठीक है, और जो लिगेंड होगा, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच जो बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी, प्योरली आयनिक बॉन्डिंग होगी। कैसे होगी, आयनिक, यानी आयनिक आबंध बनेंगे किसमें, मेटल एटम और लिगेंड के बीच। किसके बेस पे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेस पे। ठीक हो गया। अब कहीं कहीं पर तो हमारे पास अगर मेटल एटम, जैसे हमारे पास एग्जांपल है COF6 3 नेगेटिव, तो यहां पर देखें तो यहां पर जो लिगेंड है वो भी एनायनिक लिगेंड है। मतलब एनायनिक लिगेंड कहने का मतलब क्या है, उस पर ऋणात्मक चार्ज है, और जो मेटल एटम होगा उस पर क्या होगा, धनात्मक चार्ज होगा। तो यहां पर कोबाल्ट कितने ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ है, +3, और फ्लोरीन पे कैसा आवेश हो गया, ऋणात्मक। तो यहां पर प्लस और माइनस हो गया, तो ये क्या हो गया, प्योरली आयनिक हो गया, प्योरली आयनिक बन गया। ठीक है, पूर्ण रूप से क्या है इसमें आयनिक आबंध उपस्थित है। लेकिन कहीं पर जैसे हमारे पास एग्जांपल है CONH3 का होल 6 3 पॉजिटिव, तो यहां पर भी क्या है, कोबाल्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ है, कोबाल्ट की प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी यहां पर 3, और जो अमोनिया है NH3 है, ये NH3 क्या अपने आप में न्यूट्रल लिगेंड है, NH3 क्या अपने आप में न्यूट्रल लिगेंड है। तो यहां पर जो बॉन्डिंग होगी वो आयनिक डाइपोल बॉन्डिंग होगी। तो यहां पर बॉन्डिंग कौन सी होगी, आयन डाइपोल, ठीक है, आयनिक डाइपोल। कौन सा बॉन्डिंग होगी यहां पर, आयनिक डाइपोल, यानी आयन डाइपोल बॉन्डिंग यहां पर पॉसिबल है। किसके बीच, मेटल एटम और लिगेंड के बीच, क्योंकि NH3 क्या अपने आप में न्यूट्रल लिगेंड है और कोबाल्ट क्या अपने आप में पॉजिटिव धनात्मक चार्ज होगा। तो धनात्मक और न्यूट्रल लिगेंड के बीच जो बॉन्डिंग होगी वो आयन डाइपोल इंटरेक्शन के बेस पे क्या होगा, यहां पर बॉन्डिंग पॉसिबल होगी। तो यहां पर आयनिक है, यहां पर क्या था, केवल लिगेंड कोवलेंट बॉन्ड था मेटल एटम और लिगेंड के बीच। यहां पर सेफ्टी के बेस पे मेटल एटम और लिगेंड के बीच कैसी बॉन्डिंग होती है, आयनिक बॉन्डिंग होती है। अगर एग्जांपल देखें जैसे COF6 3 नेगेटिव, यहां पर जो लिगेंड है वो कैसा है, एनायनिक लिगेंड है, ऋणात्मक चार्ज इसको उपस्थित है। तो मेटल एटम और लिगेंड के बीच जो बॉन्डिंग होगी प्योरली आयनिक बॉन्डिंग होगी। दूसरा हमारे पास एग्जांपल है CONH3 का होल 6 3 पॉजिटिव, यहां पर कोबाल्ट पे +3 चार्ज, NH3 न्यूट्रल लिगेंड है। तो यहां पर मेटल एटम और लिगेंड के बीच जो बॉन्डिंग होगी कैसी बॉन्डिंग होगी, आयन डाइपोल इंटरेक्शन के बीच, यानी आयन और डाइपोल के बीच क्या होगा, बॉन्डिंग पॉसिबल होगी। तब जाके क्या होगा, वहां पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेंगे। तो हमारे पास CFT यह कहता है कि जो मेटल एटम होगा और जो लिगेंड होगा उसके बीच जो बॉन्डिंग होगी कैसी बॉन्डिंग होगी, आयनिक बॉन्डिंग, या तो आयन हो सकता है या आयन डाइपोल वाला पार्ट होगा। ठीक है, तो इसके बेस पे क्या होती है, बॉन्डिंग पॉसिबल होती है। ये क्या था, CFT के बेसिक कांसेप्ट था कि कैसे उसके साथ बॉन्डिंग की जाती है। अब CFT के बेस पे जो d ऑर्बिटल है वो d ऑर्बिटल बॉन्डिंग में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं उसके बारे में हम ज्यादा जानकारी लेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा वो कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, d ऑर्बिटल। हम यह जानते हैं कि d के कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, ठीक है, d के कितने ऑर्बिटल हैं, ये 5 ऑर्बिटल है। ठीक है, ये 5 ऑर्बिटल की जो एनर्जी होगी फ्री मेटल आयन में, ठीक है, अगर मेटल एटम क्या है उसके साथ कोई भी लिगेंड नहीं है, ठीक है, तो वो फ्री मेटल एटम आयन कहलाएगा। तो फ्री मेटल आयन में जो 5d ऑर्बिटल है, इन d ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, सेम है, इन सबकी एनर्जी क्या है, सेम है। तो एनर्जी सबकी सेम होने के बेस पे इन ऑर्बिटल को बोला जाता है डीजेनरेट ऑर्बिटल। क्या बोला जाता है, डीजेनरेट ऑर्बिटल। यानी डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब क्या हो गया, यानी ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी क्या है, सेम है। ठीक है,
फ्री मेटल एटम लिखा हमने, यहाँ पर कोई भी लिगेंड नहीं है, अभी कोई भी लिगेंड नहीं है इसके साथ बॉन्डेड, तो ये फ्री मेटल एटम में जो मेटल की जो ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, एक जैसी होगी। 5 ऑर्बिटल है डी के, तो इनको क्या बोला हमने, डीजेनरेट ऑर्बिटल बोला। अब होता क्या है, जब लिगेंड, जैसे हमने एग्जांपल लिया COF6 ले लिया, ठीक है, या हमने एग्जांपल लिया CONH3 का होल 6, कोई भी अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो जब ये लिगेंड इसके नजदीक आएगा, जब ये लिगेंड इसके नजदीक आएगा, तो ये अपनी एनर्जी को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, अपनी एनर्जी को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। इसकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि जब लिगेंड इसके नजदीक आएगा, तो मेटल एटम है तो इसमें भी लिगेंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, मेटल एटम में क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे इनके ऑर्बिटल में, और ये जो इलेक्ट्रॉन लिगेंड आ रहे हैं, इन लिगेंड के पास भी क्या है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो इसके इलेक्ट्रॉन यानी जो लिगेंड का इलेक्ट्रॉन है और जो मेटल एटम है उसके इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्सन फील किया जाएगा, ठीक है। हमने क्या कहा, जो मेटल एटम था, मेटल एटम के डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और जो लिगेंड है, लिगेंड में इलेक्ट्रॉन लोन पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसके साथ, तो उन इलेक्ट्रॉन और जो मेटल एटम में इलेक्ट्रॉन है, अगर एक दूसरे के नजदीक आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, रिपल्सन फील किया जाता है, ठीक है। रिपल्सन का मतलब प्रतिकर्षण बल क्या होगा, इसमें फील किया जाएगा। अगर ये ऑर्बिटल बराबर दूरी से आए, ये लिगेंड अगर बराबर दूरी से आए मेटल एटम के साथ, हमने क्या कहा, ये लिगेंड अगर बराबर दूरी से, ठीक है, प्रत्येक कॉर्नर से बराबर डिस्टेंस से आ रहे हैं, तो उनकी एनर्जी भी क्या होगी, सेम बढ़ेगी, मतलब जो डी ऑर्बिटल होंगे, डी ऑर्बिटल भी क्या होंगे, सेम एनर्जी को क्या करेंगे, एनर्जी को इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर ये फ्री मेटल एटम थे। इसके बाद क्या किया हमने, डीजेनरेट ऑर्बिटल थे। डीजेनरेट ऑर्बिटल का अर्थ क्या बताया हमने, जिसकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, बराबर एनर्जी, प्रत्येक ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, बराबर। जब लिगेंड इसको अप्रोच कर रहा है, तो इनकी एनर्जी क्या होगी, एक साथ बढ़ेगी, एनर्जी क्या होगी, सबकी एक साथ बढ़ेगी, क्योंकि इस लिगेंड और इनमें प्रत्येक क्या होंगे, इस डी ऑर्बिटल के साथ इलेक्ट्रॉन आएगा, तो सेम अमाउंट से क्या किया, अपनी एनर्जी को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो ये जो एनर्जी इंक्रीज की, इसे बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिट, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी, ठीक है। इसको क्या बोला हमने, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिट बोल दिया हमने इसको, स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी बोल देते हैं इसको हम सिंपल। क्या हो गया, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी, डी ऑर्बिटल का पार्ट हो गया, सेम अमाउंट की एनर्जी यहां पर भी गई। इन ऑर्बिटल को भी क्या बोलेंगे हम, डीजेनरेट ऑर्बिटल। डीजेनरेट ऑर्बिटल क्यों बोला, क्योंकि जितनी एनर्जी यहां पर थी, हालांकि यहां पर एनर्जी बढ़ गई है, लेकिन एनर्जी सबकी बराबर बढ़ी है, एनर्जी सबकी बराबर भी है, जितनी एनर्जी यहां पर थी, ठीक है, कुछ एनर्जी का अमाउंट होगा, तो यहां पर प्रत्येक जो डी ऑर्बिटल था, 5 ऑर्बिटल है, तो 5 ऑर्बिटल की एनर्जी क्या थी, सबकी बराबर थी। यहां पर भी एनर्जी इनकी बढ़ी, लेकिन सबकी एनर्जी बराबर लेवल से बढ़ी। तो फिर क्या है, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी के अंदर इसको हमने रख दिया, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी कह दिया इसको, और यहां पर भी जो एनर्जी का लेवल होगा वो सब क्या होगा, बराबर होगा। फिर भी हम देखते हैं तो डी ऑर्बिटल की क्या होते हैं, 5 ऑर्बिटल है, डी के 5 ऑर्बिटल है, इनका जो ओरिएंटेशन है, ये ओरिएंटेशन क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है, स्ट्रक्चर भी इनका डिफरेंट अलाइनमेंट में पॉसिबल होगा। तो इनकी जो ज्योमेट्री होगी, ज्योमेट्री क्या है, थोड़ा बहुत इनमें अंतर है, इनके स्ट्रक्चर में क्या थोड़ा बहुत अंतर है। तो डी जो ऑर्बिटल्स होंगे, ये डी ऑर्बिटल क्या करेंगे, अपनी एनर्जी को क्या करेंगे, इसके बाद स्प्लिट करेंगे। यहां तक तो एनर्जी सेम थी, लेकिन फिर भी हम ये कह रहे हैं कि इनका जो ओरिएंटेशन है, ठीक है, इनका जो ओरिएंटेशन है, वो ओरिएंटेशन क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट ओरिएंटेशन होने के बेस पे इसके बाद अगर लिगेंड इसके नजदीक पहुंच रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन डी के फ्रंट पे, मतलब मेटल एटम और जो लिगेंड का जो ऑर्बिटल होगा, उनके फ्रंट पे आ जाएंगे, तो उनके बीच रिपल्सन ज्यादा होगा, और जो थोड़ा सा दूर रहेंगे तो उनके बीच रिपल्सन क्या होगा, थोड़ा सा कम। अगर हम ऑक्टाहेड्रल का केस ले लें, इसके बाद हमने क्या ले लिया, ऑक्टाहेड्रल का केस, इसके बाद क्या लिया हमने, ऑक्टाहेड्रल का केस लिया। ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या होगा, जो 5d ऑर्बिटल थे, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी वाला जो पार्ट था, क्रिस्टल फील्ड सेम अमाउंट से इनकी एनर्जी बढ़ी थी। उसके बाद अगर हम ऑक्टाहेड्रल का पार्ट लेते हैं, ऑक्टाहेड्रल कोई कंपाउंड लेते हैं, जैसे ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल है, तो इसमें जो ऑर्बिटल होते हैं, इनके ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, स्प्लिट हो जाती है, क्योंकि हमारे पास जो डी ऑर्बिटल है उसका ओरिएंटेशन क्या था, डिफरेंट ओरिएंटेशन होने के बेस पे इसकी एनर्जी क्या होगी, इसके बाद इसकी स्प्लिट हो जाएगी। तो इसकी एनर्जी क्या होगी, स्प्लिट यानी दो भागों में क्या होगी, बढ़ गई। एक क्या होता है, इस एनर्जी लेवल से एक लोअर एनर्जी लेवल आ जाता है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या कहा, एक एनर्जी लेवल लोअर आ जाएगा, ये वाला पार्ट जिसमें 3 ऑर्बिटल आएंगे, और एक एनर्जी क्या हो जाएगा, हायर एनर्जी ऑर्बिटल का पार्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट। जो 3 जो डी ऑर्बिटल होंगे, इनका नाम है dxy, dyz, और ये इसका नाम है dzx, और यहां पर जो हायर एनर्जी लेवल का गया वो है dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर या dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर, और इसका नाम हो गया dz स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास क्रिस्टल 5d ऑर्बिटल थे, 5d ऑर्बिटल थे। ये d ऑर्बिटल क्या किया, जब ऑक्टाहेड्रल का केस ले रहे हैं, तो उस केस पे अपनी एनर्जी को क्या कर रहे हैं,
स्प्लिट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को क्या कर रहे हैं, दो भागों में बांट रहे हैं। दो भागों में बांटने के बाद एक एनर्जी लेवल इस लेवल से कम हो गया, जिसको क्या बोला हमने dxy dyz dzx, ये लोअर एनर्जी लेवल हो गया, और ये इससे हायर एनर्जी लेवल चले गया, मतलब इस एनर्जी लेवल से ऊपर चले गया, तो dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर या डैश डैश y स्क्वायर, और इसको क्या होता है dz स्क्वायर। तो ये टू पार्ट में क्या हुआ, अपनी एनर्जी को स्प्लिट कर दिया। तो यहां पर क्या था, जो 5d ऑर्बिटल थी, टोटल ऑर्बिटल कितने से 5, कितने ऑर्बिटल है, d की 5 ऑर्बिटल है, तो ये 5d ऑर्बिटल ने क्या किया, अपनी एनर्जी को टू सेट्स में t2g और eg, इसका नाम हो गया t2g और इसका नाम है eg। तो t2g और eg में क्या किया, अपनी एनर्जी को स्प्लिट कर दिया। तो इसके बाद जो स्प्लिट एनर्जी हुई, तो इसे बोलता हूं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। यानी जो 5 क्रिस्टल फील्ड एनर्जी लेवल थे, उन्होंने क्या किया, जब लिगेंड इसके नजदीक आया तो उसने अपनी एनर्जी को क्या कर दिया, दो भागों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। एक क्या हुआ, लोअर एनर्जी सेट का हो गया, एक हायर एनर्जी सेट हो गया। लोअर एनर्जी सेट को हमने t2g नाम दिया, हायर एनर्जी सेट को हमने eg नाम दिया। तो ये जो एनर्जी का स्प्लिट हुआ, एनर्जी ऊर्जा का जो वितरण हुआ, ऊर्जा का जो विभाजन हुआ, वितरण हुआ, इसे बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इस सेंटर को, ये वाला जो सेंटर था यहाँ पर जो डीजेनरेट ऑर्बिटल थे, इस सेंटर को बोला जाता है बेरी सेंटर। क्या बोलते हैं इसको हम, बेरी सेंटर। ठीक है, इस सेंटर को क्या बोला हमने, बेरी सेंटर। ये जो एनर्जी का गैप है, ये जो एनर्जी है, यहां से इस एनर्जी का जो वैल्यू है, ये होता है 3/5 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। कितना है, 3/5 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। ये एनर्जी गैप हो गया। यहां से ये वाला जो एनर्जी गैप है, ये बनता है 2/5 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। ठीक हो गया। ये क्या, हमारे पास दो एनर्जी का गैप हो गया। यहां पर जो 5d ऑर्बिटल थे, t2g सेट में आया 2/5 और eg सेट में कितना आया 3/5। तो ये एनर्जी गैप कितना होगा, 3/5 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल एग्जांपल ले रहे हैं, तो अब तब जाके हमने इसको क्या कह दिया, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल कह दिया। यहां पर कितना होगा, 2/5 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। तो ये क्या होगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का पार्ट हो गया। यानी हमारे पास 5 क्रिस्टल फील्ड एनर्जी लेवल से ये जो ऑर्बिटल थे, ये दो भागों में बढ़ गए, t2g सेट और eg सेट में। क्या बोला हमने, t2g सेट और eg सेट में क्या हो गए, डिवाइड हो गए। तो इन एनर्जी लेवल को क्या बोला हमने, एक का नाम क्या दिया t2g और दूसरे का नाम क्या दिया eg। तो t2g में dxy dyz dzx होंगे, और eg में कौन से होंगे, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर या डैश माइनस y स्क्वायर बोलते हैं इसको हम, dz स्क्वायर। ये जो सेंटर होगा, इस सेंटर को क्या बोलते हैं हम, बेरी सेंटर के नाम से जाना जाता है। इसके जो एनर्जी है, ये कितना है 3/5 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, और ये कितना है 2/5 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। तो ये एनर्जी का लेवल हो गया। वापस हम एक बार फिर देख लेते हैं कैसे हमने एक्सप्लेन किया इसको। मेटल एटम, यानी जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेस पे यह माना जाता है कि जो 5d के ऑर्बिटल थे, वो क्या थे, डीजेनरेट ऑर्बिटल थे। डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब क्या हो गया कि प्रत्येक जो ऑर्बिटल है, उनकी एनर्जी क्या होगी, सेम। तो हमने एक ही लेवल पर रखे हैं सारे ऑर्बिटल, तो इनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। तो इसे बोला हमने डीजेनरेट ऑर्बिटल। डीजेनरेट ऑर्बिटल मींस एनर्जी ऑफ द डी ऑर्बिटल इज सेम। जब लिगेंड क्या करेगा, इसके नजदीक अप्रोच करेगा, लिगेंड इसके नजदीक आएगा, तो मेटल एटम क्या करेंगे, अपनी एनर्जी को बढ़ाएगा। अपनी एनर्जी को क्या करेंगे, बढ़ाया, क्योंकि इनकमिंग लिगेंड आएगा, तो वो क्या होगा, एनर्जी में क्या होगा, एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज की जाएगी। तो उसके बाद इन्होंने क्रिस्टल फील्ड एनर्जी, मतलब अपनी हायर एनर्जी को क्या कर दिया, हायर लेवल भेज दिया। इसे भी हमने क्या बोला, डीजेनरेट ऑर्बिटल बोला। डीजेनरेट ऑर्बिटल क्यों बोला इसको फिर, लेकिन नाम दूसरा दिया, क्रिस्टल फील्ड, स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड बोलते हैं इसको, स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड। ठीक हो गया। तो यहां पर क्या होती, एनर्जी सबकी सेम है, तो इसे भी क्या बोला हमने, डीजेनरेट ऑर्बिटल। हमने कहा कि जो डी ऑर्बिटल है, इनका ओरिएंटेशन, जो डी ऑर्बिटल जिससे जो डिफरेंट है, dxy dyz, ये जो डिफरेंट डी के ऑर्बिटल्स है, इनका ओरिएंटेशन क्या फिर भी थोड़ा सा डिफरेंट है। तो डिफरेंट होने के बेस पे जो लिगेंड इसके नजदीक, मतलब मेटल एटम पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा और जो लोन पेयर के बीच इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, उनके बीच अगर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन फ्रंट में आएगा तो उसमें रिपल्सन ज्यादा फील किया जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन फ्रंट में नहीं आए तो उसमें रिपल्सन थोड़ा सा कम फील किया जाएगा, यानी प्रतिकर्षण बल उसमें थोड़ा सा कम लगेगा। उसके बाद जब इनमें लिगेंड इसको अप्रोच करेगा, तो उसके बाद क्या किया, ये एनर्जी जो स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड थे, ये अपने एनर्जी को क्या करते हैं, दो भागों में बांटते हैं। एनर्जी को क्या स्प्लिट किया। स्प्लिट करने के बाद एक सेट जो बना वो लोअर एनर्जी का सेट बना, जिसकी ऊर्जा क्या थी, कम थी, जिसका नाम क्या दिया हमने, t2g सेट बोला। और एक एनर्जी का सेट क्या हुआ, हायर एनर्जी सेट हो गया, जिसका नाम क्या दिया हमने, eg सेट नाम दिया। t2g में तीन ऑर्बिटल है, एक dxy dyz dzx, और eg जो सेट है उसमें दो एनर्जी लेवल है, एक क्या हुआ dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर। ये वाला पार्ट हो गया। इसका जो एनर्जी का गैप है, यानी बेरी सेंटर से ये जो एनर्जी का जो डिफरेंस होगा, इसे बोलते हैं 3/5 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, और इसे क्या बोलते हैं 2/5 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। ये eg सेट हो गया, ये t2g सेट हो गया।
यहां पर यानी जो T2G सेट और EG सेट में जो एनर्जी का डिफरेंस होगा, यानी डी ऑर्बिटल ने क्या किया, दो भागों में अपनी एनर्जी को क्या किया, स्प्लिट किया, दो भागों में अपनी एनर्जी को बांटा, तो ये क्या कहलाती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहलाती है। क्या कहलाती है, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, यानी एनर्जी गैप बिटवीन टू डिफरेंट सेट्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स, यानी T2G सेट और EG सेट का जो एनर्जी का डिफरेंस है वो उसे बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के नाम से इसको जाना जाता है। तो यहां पर देखा कि हमने अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा, अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा तो उसमें किस तरीके से एनर्जी को स्प्लिट किया जाता है, किस तरीके से एनर्जी को स्प्लिट किया जाता है। अब इसके बाद एक एग्जांपल देख लेता हूं, मतलब एक जनरल टर्म्स देख लेता हूं टेट्राहेड्रल के लिए। किसके लिए, टेट्राहेड्रल। अगर टेट्राहेड्रल होगा तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं, तो चेंजेस क्या है, डी ऑर्बिटल में यहीं पर चेंजेस आएगा, थोड़ा सा इसी को हम हटा देते हैं। टेट्राहेड्रल के केस में भी सेम होगा, डी ऑर्बिटल सबके सेम होंगे, ठीक है। उसके बाद ये स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड में बनेंगे। स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड में जाने के बाद जो यहां पर एनर्जी का जो गैप आएगा, मतलब यहां पर जो डी ऑर्बिटल होगा, जो स्प्लिट होंगे इस ढंग से होंगे, देखिएगा। अब आप देख रहे होंगे कि जब ऑक्टाहेड्रल था तो ऑक्टाहेड्रल में जो dx dy dz था, ये कौन सा था, dxy dy z और dzx, ये क्या है, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और ये dz स्क्वायर। तो टेट्राहेड्रल में डिफरेंस क्या आया, टेट्राहेड्रल में जो डिफरेंस आया वहां पर जो E वाला सेट होता है, यहां पर इसको E नाम दिया जाता है और इसको T2 नाम दिया जाता है, G हट जाता है यहां से। तो यहां पर जो लोअर एनर्जी सेट है वो कौन सा है, dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर का है, और हायर एनर्जी सेट कौन सा है, dxy और dyz और gzx। ठीक हो गया, ये सेंटर वापस बेरी सेंटर ही कहलाएगा। तो यहां पर क्या अंतर आया, यहां पर लोअर एनर्जी सेट कौन सा हो गया, E वाला, यहां पर इसका नाम क्या दिया जाता है, E, और हायर एनर्जी लेवल सेट कौन सा हो गया, T2 वाला। बट टेट्राहेड्रल के केस में ये डिफरेंस आता है और ऑक्टाहेड्रल केस वाला पहले हमने देखा था। इसके बाद इसमें लो स्पिन कब बनते हैं और हाई स्पिन कब बनते हैं उसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना।